बच्चों नोट नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास कॉट फंक्शन है वो 0 to पाई से आर है एंड कॉट इनवर्स क्या हमारा आर से 0 to पाई। द कर्व y इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इस दोनों कर्व का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो यहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम ऐसे देखो, अगर तुम x को पाई के क्लोज ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से तो y कहां जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। जितना ही क्लोज पाई के जाओगे उतना ही कर्व जो है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर तुमने x को 0 के क्लोज ले गए फ्रॉम राइट हैंड साइड से तो y कहां अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो इसका भी मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर तुमने x को पॉजिटिव इन्फिनिटी किया तो y क्या होगा 0 का अप्रोच करेगा, 0 के क्लोज आएगा। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये लीस्ट वैल्यू होगा, कोई y का कोई वैल्यू बता के कि ये लीस्ट वैल्यू होगा। 0 के क्लोज आएगा बट 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। और अगर हमने x को माइनस इन्फिनिटी के ओर ले गए तो y क्या होगा पाई के क्लोज जाएगा बट पाई तो नहीं होगा। ठीक है, तो कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस फंक्शन का, कॉट थीटा का और कॉट इनवर्स एक्स का। अब नोट नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि बोथ कॉट एंड कॉट इनवर्स आर डिक्रीजिंग फंक्शंस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ये ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट टू राइट देखो, 0 पर तो डिफाइन नहीं है, 0 से थोड़ा ही आगे बढ़ोगे तो कर्व कहां से निकलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से। पाई/2 पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, पाई/2 से आगे जाओगे कर्व अगेन डिक्रीज करेगा और कहां पहुंच जाएगा माइनस इन्फिनिटी। जितना ही तुम पाई के क्लोज जाओगे उतना ही कर्व क्या होगा माइनस इन्फिनिटी के, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के क्लोज जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी से डिक्रीज होके पाई 0 तक पहुंचा, फिर 0 से डिक्रीज होके माइनस इन्फिनिटी पे आ गया, फिर यहां से क्या है पाई से डिक्रीज होके पाई/2 पे पहुंचा और पाई/2 से डिक्रीज होके 0 को अप्रोच करने लगा। ठीक है, तो बोथ कॉट एंड कॉट इनवर्स आर डिक्रीजिंग फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। अब हमें फिर डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में क्या पता है कि अगर θ1 लेस देन θ2 हो और हमें पता है कि f फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो θ1 अगर लेस देन θ2 है तो f ऑफ θ1 ग्रेटर देन हो जाएगा f ऑफ θ2 से। ठीक है, ये तो हमें डिक्रीजिंग का पता है। तो अगर यहाँ पे हमें θ1 θ2 से लेस है तो कॉट ऑफ θ1 क्या होगा ग्रेटर होगा कॉट ऑफ θ2 से। फॉर ऑल θ1 θ2 बिलोंग्स टू 0 to पाई। अगर यहाँ पे θ1 ग्रेटर है θ2 से तो कॉट ऑफ θ1 क्या होगा लेस होगा कॉट ऑफ θ2 से। फॉर ऑल θ1 θ2 बिलोंग्स टू 0 to पाई, यहाँ पे θ1 θ2 क्या होगा कॉट फंक्शन के डोमेन से आएगा। कॉट फंक्शन का डोमेन क्या 0 to पाई। ठीक है, अब अगर हमारे पास x1 लेस है x2 से तो कॉट इनवर्स x1 क्या होगा ग्रेटर होगा कॉट इनवर्स x2 से। क्यों? बिकॉज कॉट इनवर्स फंक्शन हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये x1 x2 क्या होगा कॉट इनवर्स का डोमेन। ठीक है, यही बोला जा रहा है x1 x2 से बड़ा है तो कॉट इनवर्स x1 लेस होगा कॉट इनवर्स x2 से। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब बच्चों नोट नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अगर कॉट थीटा, ये क्या बोल रहा है कॉट थीटा एंड कॉट इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कॉट थीटा और कॉट इनवर्स एक्स हमारा क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, फिर कॉट इनवर्स एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। कॉट इनवर्स एक्स जो है हमारा ना ही इवन है और ना ही ऑड फंक्शन है, याद रखोगे। कॉट इनवर्स एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन। कॉट इनवर्स एक्स जो है हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है, वो देख लो y इज इक्वल टू पाई और y इज इक्वल टू 0 पे बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है। कॉट इनवर्स एक्स इज, यहाँ पे क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। वो भी ग्राफ से दिख रहा है कि तुम कोई भी रियल नंबर लो, कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता, पाई से ग्रेटर नहीं हो सकता, 0 से स्मॉलर नहीं हो सकता। एंड कॉट इनवर्स एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ए पीरियोडिक का मतलब नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। एंड कॉट इनवर्स एक्स डज नॉट अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू पाई एट एनी पॉइंट इन आर। अब जैसे हम लोग क्रूडली क्या बोलेंगे, हम लोग क्रूडली बोलेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू इंफिनिटी पर 0 हो जाएगा। ये क्या बोलेंगे क्रूडली बोलेंगे। और माइनस इंफिनिटी पर पाई हो जाएगा। बट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो कुछ होता नहीं है, इंफिनिटी तो कोई रियल नंबर नहीं है। ऐसा कोई रियल नंबर तो बता नहीं सकते जिसपे कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कॉट जो है कॉट इनवर्स एक्स जो है वो 0 वैल्यू अटेन कर रहा है और कॉट इनवर्स एक्स जो है वो पाई वैल्यू अटेन कर रहा है। ऐसा नहीं पॉसिबल है। कॉट इनवर्स एक्स ना ही 0 हो सकता है ना ही पाई हो सकता है, ये भी बताया गया है। कॉट इनवर्स एक्स डज नॉट अटेन मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू पाई। ठीक है,
एक्चुअली में कॉट इनवर्स एक्स का कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट थीटा का भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों का हमें वैल्यू निकालना है, कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स -1 एंड कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स 1 क्या है? कॉट इनवर्स 1 एक एंगल थीटा है, ठीक है। ये थीटा कहां से कहां तक है? 0 to पाई, ठीक है। सच डैट कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा एंगल खोजना है 0 से पाई के बीच में जिस पर कॉट फंक्शन का वैल्यू 1 के इक्वल हो। तो वो ऑब्वियस सी बात है, क्या है? पाई/4 है। तो कॉट इनवर्स 1 क्या हो गया? पाई/4। फिर क्या बोल रहा है? कॉट इनवर्स -1। तो अगेन कॉट इनवर्स -1 एक एंगल है कि कहां से कहां तक एंगल है? 0 to पाई, सच डैट कॉट ऑफ थीटा इज -1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे देख लेंगे, देख लो। कॉट इनवर्स -1 ऐसे लिखा, कॉट इनवर्स -1, इसको हमने थीटा बोल दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया? कॉट ऑफ थीटा किसके इक्वल हो गया? -1 के इक्वल हो गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? 1 को देख के क्या बोल दिया हमने? कॉट ऑफ पाई/4। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, कॉट ऑफ -पाई/4, और फिर थीटा को मैं पाई/4 बोल दूं, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज जो थीटा है वो 0 to पाई लाई कर रहा है, -पाई/4 है, ये 0 से पाई के रेंज में नहीं है, तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? कॉट थीटा, ये माइनस कॉट पाई/4, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, ये हो गया। अब पाई में से 45 डिग्री, 180 में से 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉट ऑफ 3 पाई/4। तो यहां से हमें थीटा क्या मिला? थीटा जिसका वैल्यू कॉट इनवर्स -1 है, वो किसके इक्वल आ गया? 3 पाई/4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। कॉट इनवर्स √3। अब कॉट इनवर्स √3 का मतलब क्या हुआ? कॉट इनवर्स √3 का ये मतलब है कि एक हमें ऐसा एंगल खोजना है 0 to पाई के बीच में जिस पर कॉट थीटा √3 के इक्वल आ जाए। मतलब कॉट इनवर्स √3 एक एंगल थीटा है, किस रेंज में? 0 to पाई के रेंज में, सच डैट कॉट ऑफ थीटा इज √3। तो ये ऑब्वियस सी बात है, tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो कॉट का वैल्यू √3 कब होगा? वो भी 30 डिग्री पे। तो कॉट इनवर्स √3 को हमने थीटा बोला, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 30 डिग्री, डायरेक्ट ही निकाल लिया, ठीक है। फिर या तुम भी ऐसे कर सकते हो, कॉट थीटा को √3 बोला, फिर क्या हो गया? ये कॉट पाई/6। यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 को थीटा बोला तो कॉट थीटा √3 हो गया, तो कॉट पाई/6 हो गया। तो फिर यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो गया? कॉट इनवर्स √3 के, वो पाई/6 के इक्वल हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर लेना तो फायदे में रहोगे। जो बच्चे समझ रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं एनसीईआरटी में, कोई बहुत नहीं है, बट अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। 1 से लेके ना 7 तक है ना, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब फाइनल एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, इस टेबल को रट जाना है। ये कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसे ही ग्राफ का ये बता दिया, रेंज बता दिया, प्रिंसिपल जो ग्राफ का जो हमारा जो प्रिंसिपल ये होता है ना, कर्व होता है, वो यहाँ पे बता दिया कि जो हमारा प्रिंसिपल कर्व होगा जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका रेंज क्या होगा वो बताया। याद ये रखना है, एक तो डोमेन, एक तो रेंज, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बिना रटे तो कुछ होगा ही नहीं। बोर्ड में पूछते हैं, कोई जेई मेंस एडवांस की तो बात चल नहीं रही है, ये अभी तक कोई जेई मेंस एडवांस तो है नहीं, बिल्कुल बोर्ड है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन ऑलरेडी बता रखा है, -1 to 1 होता है। रेंज क्या होता है? -पाई/2 to पाई/2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का? वो -1, -पाई/2, ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, टू 1, पाई/2। अब इसका क्या मतलब है, उसको तुम ऐसे देख लो। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का कर्व कैसे होता है? ऐसा ही होता है ना साइन इनवर्स फंक्शन का कर्व।
ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया π/2, ये क्या हो गया -π/2। और ये सारे ग्राफ को रट जाओ, जो भी बच्चे हैं ग्राफ रट जाओ, उसके बिना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है रटने के अलावा ग्राफ। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 कॉमा साइन इनवर्स -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 कॉमा π/2। सेम लाइन पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 कॉमा π/2। तो जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है? इस कोऑर्डिनेट -1 कॉमा π/2 से लेके 1 कॉमा π/2। ठीक है, यही बात यहां बोला जा रहा है। कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? इस ग्राफ को अगर तुमने रट लिया तो यहां से डोमेन रेंज खुद ही दिख रहा है। कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये क्या हो जाएगा -1 0 एंड दिस इज 1, ये हो गया π/2, ये क्या हो गया हमारा पाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1 कॉमा पाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 कॉमा 0। तो कॉस इनवर्स का जो कर्व होगा वो कहां से कहां तक होगा? फ्रॉम -1 कॉमा पाई टू 1 कॉमा 0। यही बात बोला गया है। डोमेन यहीं से दिख रहा है इस कर्व का, कॉस इनवर्स एक्स है, ये हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है इसका कर्व, और ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का कर्व है। ठीक है, डोमेन यहीं से दिख रहा है -1 to 1, यहां भी डोमेन है -1 to 1। इसका रेंज है -π/2 to π/2 बोथ इंक्लूडेड, इसका रेंज है 0 to π बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं tan इनवर्स में। tan इनवर्स का कर्व कैसे होता है? ये होगा दिस इज π/2, दिस इज -π/2, ऐसा कर्व होता है tan इनवर्स का ना। तो ये हो गया हमारा π/2, और ये क्या हो गया हमारा -π/2, ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y। तो अगर मैं tan इनवर्स x के कर्व को देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि -∞ पर क्रूडली 0 होगा, और +∞ पर -∞ पर क्रूडली -π/2 होगा tan इनवर्स का वैल्यू, और +∞ पर x इज इक्वल टू +∞ पर tan इनवर्स का वैल्यू क्या होगा π/2 होगा। तो हम क्रूडली बोल सकते हैं इसका जो ग्राफ है वो +∞ टू -π/2 टू कहां तक लाई करेगा, प्लस नहीं -∞ टू -π/2 टू +∞ टू π/2, ऐसे बोल सकते हैं। सिर्फ ग्राफ याद होगा ना तो फिर डोमेन रेंज, अगर ग्राफ रट जाओगे ना तो डोमेन रेंज खुद ही याद हो जाएगा। इसके बाद कॉसेक का कर्व, कॉसेक का कर्व क्या होता है? ऐसे होता है ना कॉसेक का कर्व, वन पर ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1 कॉमा π/2, और ये हो गया π/2, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x एक्सेस। उसके बाद क्या होता है -1 पर ये -1। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज -π/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 कॉमा -π/2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 कॉमा π/2। तो कॉसेक इनवर्स का कर्व कहां से कहां तक होगा? एक तो हम बोलेंगे x का वैल्यू अगर हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लिया तो y क्या हो जाएगा 0, तो हम ऐसे बोलेंगे +∞ टू y 0। इस ब्रांच को देख रहे हैं, ये ब्रांच का रेंज क्या है? अगर बोलेंगे y पॉजिटिव, ये x हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो y 0, और 2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या -1 कॉमा -π/2, एक तो ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 कॉमा π/2 टू कहां तक जाएगा, और जब पॉजिटिव इन्फिनिटी में कैसे बोल रहा हूँ यार, -∞ अगेन सॉरी, ध्यान बच्चों ये -∞ है, यहाँ -∞ है ना, -∞ पर 0 बोला, -∞ टू 0। मान लिया कि कोई पॉइंट है बहुत पीछे है -∞, उस पर y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रूडली बोल रहे हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1 कॉमा -π/2। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 कॉमा π/2 टू इस पॉइंट आगे जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से पे 0 हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा कॉसेक का हो गया, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का हो गया। अब सेक इनवर्स x का कर्व क्या होता है, हो गया हमारे पास। उसके बाद tan हो गया, सेक का कर्व क्या होगा, सेक का कर्व कुछ ऐसा होगा, 0 to पाई, ये दिस इज पाई बाई 2, दिस इज ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन रेंज। तो ग्राफ अगर तुमने बना लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1, पाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0। अब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया कर्व y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का। अगर तुमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो ग्राफ से तो ऐसे ही पता चल रहा है डोमेन क्या हो रहा है, -1 से 1 के बीच का कोई भी x नहीं है डोमेन में। डोमेन क्या होगा -∞ to -1, इंक्लूडिंग -1, यूनियन 1 to +∞, ये तो डोमेन हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि इसका ब्रांच का रेंज क्या होगा, वो होगा, मान लेंगे कि -∞ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो बोलेंगे -∞ to पाई बाई 2 टू -1, पाई टू 1, 0 टू ∞, पाई बाई 2। ये आ रही बात समझ में, ∞, पाई बाई 2। देख लो ना, इधर मान लिया x हमारा +∞, तो y क्या हो जाएगा, इस लाइन को टच कर जाएगा। मान लेंगे कि हमने +∞ पर टच कर रहा है, तो कर्व क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे x को -∞ देंगे तो y कहाँ टच कर जाएगा पाई बाई 2 पे। तो मान लिया -∞ टू पाई बाई 2, फिर से कहाँ तक गया, -1 to पाई तक गया कर्व, फिर कहाँ से गया 1 to 0 से लेके क्या हुआ इधर +∞ टू पाई बाई 2, ये हो गया। तो ये हमारा किसका हो गया, कॉट सेक इनवर्स एक्स का, कॉट नहीं सेक इनवर्स एक्स का। एक लास्ट बच रहा है कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का कर्व कैसा होता है ये देख लेते हैं। अभी कॉट इनवर्स तो अभी पढ़ा है ये फंक्शन। कॉट इनवर्स का कर्व तुम देख लो, 0 to पाई होगा कॉट में, ऐसा होगा ना कॉट का कर्व, पाई बाई 2 पाई। डोमेन क्या है, डोमेन तो साफ दिख रहा है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है 0 to पाई, 0 एक्सक्लूडेड पाई एक्सक्लूडेड। अब इसका जो ये प्रिंसिपल रेंज है या प्रिंसिपल ब्रांच जो है यही है ना, ये कहां से आ रहा है, +∞ पर हमने क्या मान लिया पाई टू, कहां तक जाएगा ये +∞ नहीं यार, अगेन -∞ टू पाई से कहां तक जाएगा +∞ टू 0। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये हमारा आगे जाएंगे तो इधर मान लेंगे +∞ पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ 0 हो रहा है, मतलब कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो ये गिवन है, इसको रट जाओ, ये डोमेन गिवन है, ये रेंज गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये मैंने अभी समझा दिया, तो इसको रटना है और कुछ भी नहीं है। इसके बिना कोई, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इफ नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड देन इट मींस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। ये मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी में कोई ब्रांच गिवन नहीं हो, ठीक है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ब्रांच गिवन नहीं हो हमेशा मानेंगे, अपने मन से कुछ नहीं ले लेंगे। जैसे हमने साइन फंक्शन के